नमस्कार। नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां एक बड़ा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वो बिखर रहा था और एक नया सितारा, एक नई शक्ति उभर रही थी। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 27, हर्षा एंड हिज टाइम्स की। और ये चैप्टर, मैं बता दूं, सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये यूपीएससी के लिहाज से तो सोने की खान है। बिल्कुल सही कहा। ये वो दौर है जब उत्तर भारत में एक तरह का राजनीतिक शून्य, पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया था गुप्तों के पतन के बाद, और इसी शून्य को भरने की कोशिश की हर्षवर्धन ने। तो मतलब हमें ये समझना होगा कि गुप्त साम्राज्य के ठीक बाद उत्तर भारत में हुआ क्या, कैसे वो सत्ता का केंद्र जो सदियों से पाटलिपुत्र था, वो कन्नौज शिफ्ट हो गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। और फिर हर्षवर्धन खुद, वो शासक जिसने इन बिखरे हुए राज्यों को जोड़ने की कोशिश की, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और जिसके दरबार में बाण भट्ट जैसे कवि थे, और जिसके समय में वेनसांग जैसा महान यात्री भारत आया। हाँ, वेनसांग, उनका जिक्र तो बार बार आएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम क्या-क्या समझने वाले हैं? देखिए, हम बारीकी से समझेंगे कि गुप्तों के बाद की राजनीतिक उथल-पुथल असल में थी क्या, फिर हर्ष का साम्राज्य बना कैसे, उसकी सीमाएं कहां तक थीं, और उसे चुनौतियां क्या मिली। वो पुलकेशिन द्वितीय वाला क्लैश है ना? बिल्कुल, पुलकेशिन द्वितीय वाला टकराव। फिर हम देखेंगे कि उस समय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, वो कैसे मजबूत हुआ इस दौर में, सेना कितनी बड़ी थी, वो जो आंकड़े हैं उन पर भी बात करेंगे। आंकड़े? अच्छा, मतलब घोड़े, हाथी वाले। हाँ, वही। फिर समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, और इसका सबसे अच्छा नजरिया हमें ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है। सही। और नालंदा विश्वविद्यालय, उसका स्वर्ण युग और बौद्ध धर्म पर हर्ष का क्या प्रभाव रहा, कन्नौज और प्रयाग की वो प्रसिद्ध सभाएं। हाँ, उन सभाओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। और आखिर में एक सवाल ये भी कि क्या हर्ष सच में उतने महान लेखक थे जितना कहा जाता है। वो जो 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, उनका सच क्या है। वाह, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, जीएस पेपर 1 एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हर जरूरी डिटेल, फैक्ट और एनालिसिस को कवर करने की कोशिश करेंगे, नो स्टोन अनटर्न्ड। यही कोशिश रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हर्ष के राज्य से। हर्ष का किंगडम, हर्ष का राज्य। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि, कॉन्टेक्स्ट। गुप्तों का पतन हो रहा था। कब तक उनका शासन रहा मुख्य रूप से? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में मोटे तौर पर 6ठी सदी के मध्य तक, मतलब मिड 6th सेंचुरी एडी तक गुप्तों का शासन रहा। लेकिन उसके बाद उनका प्रभाव खत्म सा हो गया। और नतीजा, उत्तर भारत का विखंडन। बिल्कुल, उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और इसी समय, जैसा हमने पहले जिक्र किया, श्वेत हूणों का प्रभाव भी था। करीब 500 एडी से ही कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी भारत, इन इलाकों में हूणों का दबदबा बढ़ने लगा था। तो गुप्त साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और बहुत सारे सामंत उभर आए। हाँ, दर्जनों फ्यूडिटरीज या सामंत कह लीजिए, उनका उदय हुआ। सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। और इन्हीं में से एक था पुष्यभूति वंश। सही, इन्हीं में से एक वंश था पुष्यभूति वंश, जो थानेसर में शासन कर रहा था। थानेसर यानी आज का हरियाणा। थानेसर, कुरुक्षेत्र के पास। हाँ, वही। और इसी पुष्यभूति वंश में उदय हुआ हर्षवर्धन का। इनका शासनकाल याद रखना बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए। 606 से 647 ईस्वी। 606 से 647 एडी, ठीक है। और थानेसर में हर्ष का टीला का जिक्र आपने किया था। हाँ, हर्ष का टीला की खोज हुई है, जहां खुदाई में 7वीं सदी की ईंटों की इमारतें मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि थानेसर उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान था। अच्छा, अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर। सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से कन्नौज कैसे शिफ्ट हुआ? पाटलिपुत्र तो मौर्यों के समय से गुप्तों के समय तक शक्ति का बड़ा केंद्र रहा। फिर ऐसा क्या हुआ? ये बहुत दिलचस्प बदलाव है और इसके पीछे गहरे आर्थिक और सामरिक कारण थे। देखिए, 7वीं सदी आते आते पाटलिपुत्र का महत्व कम होने लगा था, उसका पतन हो रहा था। क्यों? क्या वजह थी? मुख्य वजह थी व्यापार में गिरावट, डिक्लाइन इन ट्रेड। और जब व्यापार कम हुआ तो मुद्रा की कमी हो गई, मनी स्कार्सिटी। अब सोचिए, अगर राजा के पास सिक्के ही कम होंगे तो वो अपने अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन कैसे देगा? हाँ, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका हल क्या निकाला गया? नकद वेतन के बजाय भूमि अनुदान दिए जाने लगे, लैंड ग्रांट्स। अधिकारियों को, सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले जमीनें दी जाने लगी। ओह, तो इससे शक्ति का समीकरण बदल गया होगा। जाहिर है, अब शक्ति का आधार व्यापार या मुद्रा नहीं
बल्कि जमीन और उस जमीन से जुड़े सैन्य संसाधन बन गए। और इसी वजह से पुराने व्यापारिक नगरों की जगह नई सैन्य छावनियां, स्कंधावार और सामरिक महत्व के स्थानों का उदय हुआ। और कन्नौज उन्हीं में से एक था। हाँ, कन्नौज इस नए दौर का सबसे बड़ा प्रतीक बना। कन्नौज, जो आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, उसने 6ठी सदी के उत्तरार्ध से ही राजनीतिक प्रमुखता हासिल करनी शुरू कर दी थी। इसकी लोकेशन का क्या फायदा था? कन्नौज की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। ये मध्य दोआब में स्थित है, गंगा के किनारे। 7वीं सदी में इसकी अच्छी किलेबंदी भी हो चुकी थी। यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों पर नियंत्रण रखना आसान था, जलमार्ग से भी और थलमार्ग से भी। तो हर्ष ने इसी वजह से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? हाँ, हर्ष ने इसकी अहमियत समझी और इसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। यहीं से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है। बताइए। जैसे पाटलिपुत्र पूर्व सामंती युग मतलब प्री फ्यूडल एज का प्रतीक था, वैसे ही कन्नौज उत्तर भारत में सामंती युग फ्यूडल एज के उदय का प्रतीक बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पाटलिपुत्र बनाम कन्नौज, प्री फ्यूडल बनाम फ्यूडल। अच्छा, तो हर्ष के बारे में, उनके समय के बारे में हमें जानकारी कहाँ-कहाँ से मिलती है? स्रोत क्या हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के स्रोत हैं। पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध वो है बाणभट्ट की हर्षचरित। हर्षचरित, बाणभट्ट। हाँ, हर्षचरित बाणभट्ट। ये एक तरह की प्रशस्ति है, मतलब इसमें राजा की काफी तारीफ है, लेकिन फिर भी यह उस समय की घटनाओं, समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। शैली थोड़ी अलंकृत है, ऑर्नेट स्टाइल है। दूसरा स्रोत? दूसरा बड़ा स्रोत है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग या श्वानसांग कह लीजिए। वो लगभग 15 साल भारत में रहे। 15 साल? काफी लंबा समय। हाँ, मोटे तौर पर 629 ईस्वी में चीन से चले और 645 ईस्वी में वापस लौटे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जो बहुत ही विस्तृत और मूल्यवान है। हुएनसांग चीनी यात्री, इनका विवरण ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है बाणभट्ट की तुलना में। हाँ, क्योंकि वो एक बाहरी पर्यवेक्षक थे। दरबारी कवि की तरह राजा की प्रशंसा करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने जो देखा, सुना, अनुभव किया, वो लिखा। हालांकि उनकी अपनी बौद्ध आस्था का प्रभाव उनके लेखन पर दिखता है, पर फिर भी फाहियान जैसे पहले के चीनी यात्रियों की तुलना में उनका विवरण ज्यादा समृद्ध है। और तीसरा स्रोत? तीसरा स्रोत है खुद हर्ष के लिखवाए हुए शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। इनसे हमें उस समय के करों, टैक्सेस और अधिकारियों, ऑफिशियल्स के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन स्रोतों के आधार पर हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं? उन्हें अक्सर अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या ये उपाधि सही है? ये अंतिम महान हिंदू सम्राट वाली बात थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है और इतिहासकारों में इस पर बहस है। पहली बात तो ये कि हिंदू शब्द का प्रयोग उस तरह से नहीं होता था जैसे आज होता है। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने पूछा, वो पूरे देश के शासक नहीं थे। ये यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी न्यूआंस है। अच्छा, तो कहाँ तक था उनका अधिकार? उनका अधिकार मुख्यतः उत्तर भारत तक ही सीमित था। इसमें पंजाब, आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे इलाके सीधे उनके नियंत्रण में थे। लेकिन कश्मीर उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। राजस्थान, गुजरात, सिंध के कुछ हिस्सों पर भी उनका प्रभाव था, लेकिन सीधा शासन नहीं। मतलब एक प्रभाव क्षेत्र था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां आसपास के राज्य उनकी संप्रभुता मानते थे। हाँ, बिल्कुल। प्रभाव क्षेत्र उनके सीधे नियंत्रण वाले इलाके से काफी बड़ा था, लेकिन इसे अखिल भारतीय साम्राज्य कहना सही नहीं होगा। और उनकी सीमाएं सिर्फ भौगोलिक ही नहीं थीं, बल्कि उन्हें सैन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हाँ, जरूर। 2 बड़े संघर्षों का जिक्र करना जरूरी है। पहला, पूर्व में बंगाल और आसपास के इलाके में गौड़ वंश का राजा था शशांक। शशांक, हाँ, इनका नाम सुना है। ये शैव थे, है ना? हाँ, शशांक कट्टर शैव था और बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। कहा जाता है कि उसने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अरे, तो हर्ष से उसका संघर्ष तो होना ही था, क्योंकि हर्ष बाद में बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए थे। बिल्कुल। हर्ष और शशांक के बीच काफी शत्रुता रही। हालांकि शशांक की मृत्यु के बाद, जो लगभग 619 ईस्वी में हुई, ये शत्रुता समाप्त हो गई और हर्ष का प्रभाव पूर्व में बढ़ गया। शशांक, गौड़ राजा, बोधि वृक्ष, ये याद रखना है। ठीक है, शशांक, गौड़ राजा, बोधि वृक्ष, और दूसरी बड़ी चुनौती? हाँ, दक्षिण में। हाँ, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर हर्ष का विजय अभियान रुक गया। और उन्हें रोकने वाला कौन था? दक्षिण का एक बहुत शक्तिशाली राजा, चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा, राजधानी बदामी, नर्मदा पर रोका। बिल्कुल सही।
पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा, राजधानी बादामी या वातापी, रोका नर्मदा नदी पर। ये हर्ष के जीवन की शायद सबसे बड़ी सैन्य सफलता थी। पुलकेशिन उस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर शासन करता था। इसका मतलब है कि हर्ष की शक्ति की एक स्पष्ट सीमा थी नर्मदा नदी। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय के अलावा हर्ष को उत्तर भारत में कोई बहुत बड़ा और स्थायी विरोधी नहीं मिला, खासकर शशांक की मृत्यु के बाद। इसी वजह से उनके शासनकाल में उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में राजनीतिक एकता का एक आभास जरूर होता है, भले वो एकता पूर्ण ना हो। ये समझना जरूरी है। अब प्रशासन की बात करते हैं। हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? क्या वो गुप्तों से अलग था या वैसा ही था? प्रशासन की प्रकृति को देखें तो ये प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल में एक संक्रमण, एक ट्रांजिशन का दौर था। मोटे तौर पर प्रशासन का ढांचा गुप्तों जैसा ही था। मतलब सामंती और विकेंद्रीकृत, फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ बिल्कुल, फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज्ड। केंद्रीय सत्ता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मौर्यों के समय में थी। शक्ति काफी हद तक स्थानीय सामंतों के हाथ में थी। और सेना के बारे में क्या जानकारी है? कहा जाता है बहुत विशाल सेना थी। हाँ, वेनसांग और अन्य स्रोतों से जो आंकड़े मिलते हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि हर्ष की सेना में 1,00,000 घोड़े और 60,000 हाथी थे। 1,00,000 घोड़े, 60,000 हाथी, ये तो बहुत ज्यादा है। मौर्यों की तुलना में कैसे थे आंकड़े? मौर्यों की सेना भी विशाल थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी बताए जाते हैं। तो हर्ष के आंकड़े 1,00,000 घोड़े, 60,000 हाथी, ये मौर्यों से कहीं ज्यादा हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या आबादी इतनी बढ़ गई थी या कुछ और? देखिए, या तो ये आंकड़े उस समय की बढ़ी हुई जनसंख्या या सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं, या फिर, और ये ज्यादा संभव लगता है, कि ये राजा की अपनी सीधी सेना नहीं थी, बल्कि इसमें उन सामंतों की टुकड़ियां भी शामिल थीं जो राजा के अधीन थे। अच्छा, मतलब हर सामंत युद्ध के समय अपने सैनिकों और घोड़ों का एक निश्चित कोटा देता था। हाँ, यही फ्यूडल सिस्टम का तरीका था। राजा अपने सामंतों पर सैन्य रूप से बहुत ज्यादा निर्भर रहता था। ये विशाल आंकड़े शायद इसी निर्भरता को दिखाते हैं। अब आते हैं राजस्व और अनुदान पर। रेवेन्यू और ग्रांट्स। गुप्तों के समय भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स की प्रथा थी। क्या हर्ष के समय भी ये जारी रही? हाँ, बिल्कुल जारी रही। खासकर ब्राह्मणों और पुजारियों को धार्मिक कार्यों के लिए या विशेष सेवाओं के बदले जमीनें अनुदान में दी जाती थी। ये प्रथा तो पहले से चली आ रही थी। लेकिन हर्ष के समय इसमें कुछ नया हुआ? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर्ष को अधिकारियों को चार्टर्स द्वारा भूमि अनुदान देने का श्रेय दिया जाता है। मतलब सरकारी अधिकारियों को उनके वेतन के बदले या उनकी सेवाओं के लिए बाकायदा लिखित रूप से जमीनें दी जाने लगी। ओह, तो ये वही बात हुई जो हमने पहले डिस्कस की थी, नगद वेतन की जगह जमीन। एग्जैक्टली। और इससे सामंती प्रथा और ज्यादा मजबूत हुई। जब अधिकारियों का हित जमीन से जुड़ गया तो वो उस इलाके के लगभग स्वामी बन बैठे। इससे केंद्रीय सत्ता और कमजोर हुई होगी। वेनसांग ने राजस्व के बारे में कुछ बताया है। रेवेन्यू कैसे इस्तेमाल होता था? हाँ, वेनसांग बताते हैं कि राज्य का कुल राजस्व 4 हिस्सों में बटा होता था। 4 हिस्से? कौन कौन से? पहला हिस्सा राजा के अपने खर्चों के लिए, दूसरा हिस्सा विद्वानों को पुरस्कृत करने और शिक्षा आदि पर खर्च करने के लिए, तीसरा हिस्सा अधिकारियों और लोक सेवकों के भरण पोषण, मतलब उनकी सैलरी जो अब जमीन के रूप में थी, या रखरखाव के लिए, और चौथा हिस्सा धार्मिक उद्देश्यों और दान पुण्य के लिए। ये डिवीजन तो काफी व्यवस्थित लगता है, लेकिन ये अधिकारियों को भूमि अनुदान देना, ये फ्यूडल प्रैक्टिस को मजबूत करने वाला कदम था। निश्चित रूप से। एक और बात वेनसांग ने नोट की, सिक्कों की कमी, पॉजिटिव कॉइन्स, ये भी उसी तरफ इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा से हटकर जमीन की तरफ जा रहा था। तो प्रशासन फ्यूडल था, सेना सामंतों पर निर्भर थी, रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा या सैलरी भूमि अनुदान के रूप में दी जा रही थी। अच्छा, अब कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? इस पर वेनसांग का विवरण थोड़ा मिला जुला है। जैसा हमने पहले इशारा किया था, वो लिखते हैं कि कानून का पालन करवाने के लिए सजाएं काफी कठोर थीं। जैसे गंभीर अपराधों, खासकर राजद्रोह या सामाजिक नियमों को भंग करने पर आजीवन कारावास या देश निकाला दे दिया जाता था। और डकैती या चोरी जैसे अपराधों के लिए दाहिना हाथ काट देने का भी प्रावधान था। हाथ काट देना, ये तो काफी कठोर है। हाँ, कठोर तो था, लेकिन वेनसांग ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण सजा की कठोरता को कम करने की कोशिश की जाती थी। शारीरिक दंड की जगह अक्सर आजीवन कारावास दे दिया जाता था। अच्छा,
तो बौद्ध प्रभाव के कारण थोड़ी नरमी आई। हाँ, ऐसा लगता है। सरकार लोक कल्याण, वेलफेयर का भी ध्यान रखती थी, जैसे सड़कों पर यात्रियों के लिए सराय बनवाना आदि। लेकिन ह्वेनसांग के अपने अनुभव अच्छे नहीं रहे। उन्हें खुद भारत यात्रा के दौरान 1 से ज्यादा बार लुटेरों ने लूट लिया था। क्या बात कर रहे हैं, उन्हें खुद लूट लिया गया? हाँ, तो इससे अंदाजा लगता है कि भले ही कानून कठोर थे, लेकिन जमीनी हकीकत में खासकर मुख्य मार्गों से हटकर या रात में यात्रा उतनी सुरक्षित नहीं थी। कानून व्यवस्था शायद उतनी चाक-चौबंद नहीं थी जितना आदर्श रूप में होनी चाहिए थी। तो एक तरफ कठोर कानून, दूसरी तरफ बौद्ध प्रभाव से नरमी, और तीसरी तरफ जमीनी हकीकत में असुरक्षा। काफी कॉम्प्लेक्स तस्वीर है। बिल्कुल। अब ह्वेनसांग के विवरण पर और गहराई से बात करते हैं, खासकर समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। ह्वेनतांग्स अकाउंट यानी ह्वेनसांग का विवरण। हाँ, ह्वेनसांग का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है ना। उनके बिना शायद हमें हर्ष के काल की इतनी जानकारी मिलती ही नहीं। बिल्कुल, हर्ष का शासनकाल ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि इसी दौरान ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। जैसा हमने कहा, वो 629 ईस्वी में चीन से चले थे, भारत आए, काफी साल यहाँ रहे और 645 ईस्वी में चीन वापस लौटे। 629 से 645 ईस्वी, ठीक है। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का? वो एक बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और उनकी मूल प्रतियां एकत्र करके चीन ले जाना था। और इसके लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी समय बिताया, वहां अध्ययन किया। नालंदा, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो उनके यात्रा वृत्तांत में हमें क्या-क्या मिलता है? उनका विवरण बहुत डिटेल्ड है। जैसा मैंने पहले कहा, फाहियान, जो गुप्त काल में आए थे, की तुलना में ज्यादा समृद्ध और विश्वसनीय माना जाता है। वो उस समय के सामाजिक जीवन, आर्थिक हालात और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, रिलीजियस सेक्ट्स पर काफी विस्तार से रोशनी डालते हैं। शहरों के बारे में उन्होंने क्या लिखा? क्या पाटलिपुत्र जैसे पुराने शहर अब भी महत्वपूर्ण थे? नहीं। ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि पाटलिपुत्र पतन की अवस्था में था। उसकी पुरानी शानो शौकत खत्म हो चुकी थी। वैशाली, जो एक और प्राचीन महत्वपूर्ण नगर था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। तो कौन से शहर महत्वपूर्ण हो गए थे? प्रयाग, आज का प्रयागराज, और कन्नौज, ये दोनों शहर ह्वेनसांग के समय में काफी महत्वपूर्ण हो चुके थे। कन्नौज तो राजधानी ही बन गया था। ये शहरों का पतन और नए केंद्रों का उदय, ये भी उसी आर्थिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। अब समाज की बात करें। सामाजिक संरचना कैसी थी? वर्ण व्यवस्था। ह्वेनसांग बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था काफी कठोर थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो ऊंचे वर्ण थे, वो सामान्यतः सादा जीवन जीते थे। लेकिन जो सामंत वर्ग था, जो ज्यादातर क्षत्रिय रहे होंगे, और जो बड़े पुजारी थे, ब्राह्मण, वो काफी विलासितापूर्ण, लग्जूरियस जीवन जीते थे। तो समाज में आर्थिक स्तर पर काफी अंतर था। और आम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते थे? ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, कृषक थे। और यहीं पर ह्वेनसांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात कहते हैं। क्या? वो शूद्रों को कृषक बताते हैं। वो कहते हैं कि शूद्र खेती करते थे। शूद्र कृषक, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले के जो धर्मशास्त्र या स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें शूद्रों का मुख्य कर्तव्य तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना बताया गया है। उन्हें दास या सेवक की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें जमीन रखने या खेती करने का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया गया था। ओह, तो ह्वेनसांग का ये कहना कि शूद्र कृषि करते थे, ये एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद जमीनी हकीकत बदल रही थी। हो सकता है कृषि विस्तार के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी हो, या फिर वर्ण व्यवस्था के नियम जमीन पर उतने कठोर न रहे हों जितने ग्रंथों में लिखे थे। ये यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शूद्र कृषक, ह्वेनसांग के अनुसार। शूद्र कृषक, ह्वेनसांग के अनुसार, इसे नोट कर लिया। अच्छा, और अछूतों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, उनकी स्थिति कैसी थी? हाँ, उन्होंने अछूतों का भी जिक्र किया है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें समाज से बाहर, गांवों या शहरों की सीमा के बाहर रहना पड़ता था। कौन लोग थे ये? इनमें सफाई कर्मी, स्कैवेंजर्स, जल्लाद, एग्जीक्यूशनर्स और इसी तरह के अशुद्ध माने जाने वाले काम करने वाले लोग शामिल थे। ह्वेनसांग ये भी बताते हैं कि ये लोग लहसुन और प्याज खाते थे, जिसे शायद उस समय उच्च वर्णों में अच्छा नहीं माना जाता था। और जब उन्हें शहर में आना होता था? जब उन्हें
किसी काम से शहर या गांव के भीतर आना होता था तो उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर या कुछ बजाकर अपनी आमद की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि तथाकथित उच्च वर्ण के लोग उनके संपर्क में आने से या उनकी परछाई पड़ने से भी बच सकें। ये तो बहुत ही दुखद और अमानवीय स्थिति है। ये उस समय की कठोर सामाजिक सच्चाई को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। हुएनसांग का विवरण हमें उस समय के समाज की जटिलताओं और विसंगतियों को समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं धर्म की, खासकर बौद्ध धर्म और नालंदा की। बुद्धिज्म एंड नालंदा, बौद्ध धर्म और नालंदा। हाँ, बौद्ध धर्म। हुएनसांग खुद बौद्ध भिक्षु थे, तो उन्होंने इसके बारे में तो काफी लिखा होगा। उस समय बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी भारत में? क्या वो अब भी उतना ही प्रभावशाली था? हुएनसांग के समय तक बौद्ध धर्म भारत में कई संप्रदायों में बंट चुका था। वो खुद लिखते हैं कि लगभग 18 मुख्य संप्रदाय थे, और जो पुराने केंद्र थे बौद्ध धर्म के, उनमें से कई पतन की ओर थे। उनका प्रभाव कम हो रहा था। लेकिन नालंदा तो फल फूल रहा था। हाँ, नालंदा उस समय महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। वो सिर्फ एक मठ नहीं था, बल्कि एक महान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन चुका था। महायान बौद्ध धर्म का केंद्र, ठीक है। और यहाँ कितने छात्र पढ़ते थे? मैंने सुना है हजारों की संख्या में। हुएनसांग तो लिखते हैं कि नालंदा में 10,000 छात्र रहते थे, जो सभी भिक्षु थे। यहाँ दूर दूर से चीन, कोरिया, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र और विद्वान आकर महायान बौद्ध दर्शन और अन्य विषयों का अध्ययन करते थे। 10,000 छात्र, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या आज जो नालंदा के खंडर हैं, उनसे इतनी बड़ी संख्या का अंदाजा लगता है? ये एक अच्छा सवाल है। नालंदा के टीलों की अभी पूरी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन जो परिसर अब तक सामने आया है वो वाकई बहुत प्रभावशाली है। इमारतें बताती हैं कि यहाँ निर्माण और मरम्मत का काम लगभग 700 सालों तक चला, करीब 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। 5वीं सदी से मतलब गुप्त काल से ही? हाँ, गुप्तों के समय ही इसकी नींव पड़ी थी। लेकिन जो खुदाई हुई है, उन इमारतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनमें एक साथ 10,000 भिक्षुओं के रहने की क्षमता रही होगी। तो हुएनसांग का आंकड़ा शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे भिक्षु आसपास के विहारों में रहते हों। एक और चीनी यात्री थे इत्सिंग। वो हुएनसांग के बाद लगभग 670 ईस्वी में नालंदा आए थे। इत्सिंग 670 ईस्वी, ठीक है। हाँ, इत्सिंग 670 ईस्वी। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में नालंदा में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। ओह, 10,000 से 3,000, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, ये अंतर है। हो सकता है हुएनसांग के समय नालंदा अपने शिखर पर रहा हो और बाद में संख्या कम हो गई हो, या फिर हुएनसांग ने अनुमानित संख्या बताई हो। खैर, जो भी हो, इतना तो तय है कि हर्ष के शासनकाल में नालंदा एक बहुत विशाल मठवासी प्रतिष्ठान, ह्यूज मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट था। और इसका खर्च कैसे चलता था इतने बड़े संस्थान का? हुएनसांग के अनुसार नालंदा मठ का खर्च चलाने के लिए 100 गांवों का राजस्व दान में दिया गया था। 100 गांव? हाँ, लेकिन इत्सिंग जो बाद में आए, वो ये संख्या 200 गांव बताते हैं। फिर से अंतर, 100 गांव हुएनसांग, 200 गांव इत्सिंग। हाँ, 100 गांव हुएनसांग, 200 गांव इत्सिंग। फिर से वही बात, हो सकता है समय के साथ अनुदान बढ़ गया हो या फिर आंकड़ों में कुछ हेरफेर हो, लेकिन मूल बात यह है कि नालंदा को राज्य का भरपूर संरक्षण प्राप्त था। और इसमें हर्ष का क्या रोल था? हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी? क्या वो शुरू से ही बौद्ध थे? ऐसा नहीं लगता। शुरुआती स्रोतों से लगता है कि हर्ष शायद पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, या कम से कम सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके पूर्वज सूर्य और शिव के उपासक थे। तो फिर वो बौद्ध धर्म के इतने बड़े संरक्षक कैसे बन गए? ऐसा लगता है कि धीरे धीरे शायद हुएनसांग के प्रभाव में आकर भी उनका झुकाव बौद्ध धर्म, खासकर महायान शाखा की ओर बढ़ता गया, और वो इसके महान संरक्षक बन गए। और इसी सिलसिले में उन्होंने कन्नौज में एक बड़ी सभा आयोजित की थी। हाँ, कन्नौज सभा बहुत प्रसिद्ध है। हर्ष ने ये सभा महायान सिद्धांतों का प्रचार करने और हुएनसांग को सम्मानित करने के लिए आयोजित की थी। कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? इसमें खुद हुएनसांग थे। कामरूप या असम के राजा भास्कर वर्मन थे, जो हर्ष के मित्र और सामंत थे। कहा जाता है कि करीब 20 देशों के राजा और सामंत आए थे, और कई हजार विभिन्न संप्रदायों, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण के पुजारी और विद्वान शामिल हुए थे। क्या तैयारियां की गई थीं इसके लिए? बहुत भव्य आयोजन था। 2 बड़े-बड़े फूस के हॉल, थैच्ड हॉल्स बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में 1000 लोगों के बैठने की जगह थी। और सबसे महत्वपूर्ण निर्माण था एक विशाल मीनार, ह्यूज टावर, जिसके बीच में बुद्ध की सोने की मूर्ति स्थापित की गई थी, और कहा जाता है कि वो मूर्ति हर्ष जितनी ही ऊंची थी। वाह,
सोने की मूर्ति? फिर सभा में हुआ क्या? हर्ष ने खुद बुद्ध की मूर्ति की पूजा की, एक बड़ा सार्वजनिक भोज दिया। फिर मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें महायान के सिद्धांतों और गुणों पर चर्चा होनी थी। वेनसांग को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने महायान के पक्ष में तर्क रखे और अगले 5 दिनों तक उपस्थित विद्वानों को चुनौती दी कि कोई उनके तर्कों का खंडन करके दिखाए। और क्या कोई कर पाया खंडन? वेनसांग के विवरण के अनुसार कोई नहीं कर सका, लेकिन यहीं पर एक विवाद जुड़ा है इस सभा से। विवाद? कैसा विवाद? कहा जाता है कि कुछ ब्राह्मण पुजारी, जो शायद वेनसांग की बढ़ती प्रतिष्ठा या महायान के प्रचार से नाराज थे, उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने उस सभा स्थल, खासकर उस मीनार में आग लगा दी और उसी अफरा तफरी में हर्ष की हत्या करने का भी प्रयास किया गया। क्या? हर्ष की हत्या का प्रयास? हाँ, ऐसा वेनसांग लिखते हैं। हालांकि हर्ष बच गए, लेकिन इस घटना से वो बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने जांच करवाई और कहा जाता है कि 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से ज्यादातर को देश निकाला दे दिया गया और कुछ मुख्य षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड भी दिया गया। 500 ब्राह्मणों को सजा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये घटना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या हर्ष वास्तव में उतने सहिष्णु थे जितना उन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है, खासकर अन्य धर्मों के प्रति। हो सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव इतना बढ़ गया था कि वो विरोध बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये विश्लेषण का विषय है। ये पहलू सोचने वाला है। कन्नौज सभा के अलावा प्रयाग में भी तो सभा होती थी। हाँ, प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर हर 5 साल में एक बड़ी सभा का आयोजन होता था। ये शायद एक पुरानी परंपरा थी जिसे हर्ष ने जारी रखा और भव्य बना दिया। इसे मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। इसमें कौन लोग आते थे और होता क्या था? इसमें भी दूर दूर से राजा, सामंत, राजकुमार, मंत्री, रईस, विद्वान और आम लोग शामिल होते थे। कई दिनों तक की सभा चलती थी। यहाँ भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती थी, सूर्य और शिव की भी पूजा होती थी। वेनसांग ने भी यहाँ प्रवचन दिए थे। और दान का क्या? सुना है हर्ष यहाँ बहुत दान करते थे। हाँ, इस सभा की सबसे बड़ी खासियत थी हर्ष का दान। कहा जाता है कि वो इन 5 सालों में जमा की गई अपनी सारी संपत्ति, सोना, चांदी, रत्न, कपड़े, सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने पहने हुए वस्त्र और आभूषण भी दान कर देते थे और अपनी बहन राज्यश्री से साधारण वस्त्र मांगकर पहनते थे। सब कुछ दान? ये तो अद्भुत बात है। बिल्कुल। वेनसांग ने हर्ष की इस दानवीरता, उनकी दयालुता, विनम्रता और प्रजा के प्रति उनके सेवा भाव की बहुत प्रशंसा की है। वो लिखते हैं कि हर्ष खुद साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता था। तो वेनसांग का नजरिया हर्ष के प्रति काफी सकारात्मक था, कन्नौज वाली घटना के बावजूद। हाँ, कुल मिलाकर सकारात्मक ही था। अब बात करते हैं हर्ष के साहित्यिक योगदान की। हर्ष का साहित्यिक योगदान। हाँ, साहित्य। हमने बाणभट्ट की हर्षचरित का जिक्र तो किया। हाँ, बाणभट्ट की हर्षचरित संस्कृत गद्य का एक उत्कृष्ट मनुमा है। हालांकि जैसा हमने कहा, वो चाटुकारितापूर्ण, फ्लैटरिंग और बहुत अलंकृत शैली में लिखी गई है। लेकिन इसने बाद के गद्य लेखकों के लिए एक मॉडल का काम किया। पर हर्ष को खुद भी तो लेखक माना जाता है। वो 3 नाटक। हाँ, हर्ष को 3 संस्कृत नाटकों का लेखक माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। ये तीनों ही प्रेम कथाओं पर आधारित नाटक हैं। हालांकि नागानंद में बौद्ध प्रभाव भी दिखता है, खासकर आत्म बलिदान का विषय। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है। बाणभट्ट खुद हर्ष की काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं और बाद के कई लेखकों ने भी हर्ष को एक महान कवि और साहित्यिक सम्राट माना है। लेकिन क्या इस पे कोई शक है? क्या वो सच में उन्होंने ही लिखे थे? हाँ, इस पर काफी समय से संदेह व्यक्त किया जाता रहा है। कुछ मध्ययुगीन विद्वानों ने भी सवाल उठाया था। एक मत यह है कि ये नाटक वास्तव में धावका नाम के किसी कवि ने लिखे थे और हर्ष ने उसे पुरस्कार देकर या दबाव डालकर उसका श्रेय खुद ले लिया। ओह, मतलब गोस्ट राइटिंग का मामला। हाँ, कुछ ऐसी संभावना जताई जाती है। या ये भी हो सकता है कि हर्ष ने नाटकों की रूपरेखा दी हो या कुछ अंश लिखे हों और बाकी काम किसी दरबारी कवि ने पूरा किया हो। ये कहना मुश्किल है कि सच क्या है। लेकिन राजाओं को कवियों का श्रेय लेने की या कवियों द्वारा राजा की अत्यधिक प्रशंसा करने की प्रथा तो थी ही, है ना? जैसे समुद्रगुप्त के लिए हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। बिल्कुल, ये आम बात थी।
राजा की छवि को चमकाना, उसे एक गुणी और शक्तिशाली शासक के रूप में प्रस्तुत करना, ये दरबारी कवियों का काम भी होता था। इससे राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती थी और प्रतिद्वंदियों और प्रजा की नज़र में उसकी स्थिति और मजबूत होती थी। तो हो सकता है हर्ष के नाटकों के पीछे भी यही मंशा रही हो। तो निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। अब एक बार संक्षेप में कालक्रम देख लेते हैं। हाँ, मुख्य घटनाओं को एक क्रम में देख लेते हैं। 5वीं सदी। 5वीं सदी में नालंदा में बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र की नींव पड़ चुकी थी और इसी सदी के अंत तक उत्तर पश्चिम में श्वेत हूणों का प्रभाव बढ़ गया था। 6ठी सदी। 6ठी सदी के मध्य तक उत्तर और पश्चिम भारत में गुप्तों का शासन लगभग समाप्त हो गया। उत्तर भारत का विखंडन शुरू हुआ, पाटलिपुत्र का महत्व कम होने लगा, कन्नौज का उदय शुरू हुआ। और फिर 7वीं सदी की शुरुआत में 606 से 647 ईस्वी, यह है हर्षवर्धन का शासनकाल। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 606 से 647 ईस्वी, ठीक है। और ह्वेनसांग? ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए रवाना हुए। 629 ईस्वी। और 645 ईस्वी में वो चीन वापस लौटे। 645 ईस्वी। और उनके बाद 670 ईस्वी में एक और चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग ने नालंदा का दौरा किया। 670 ईस्वी इत्सिंग। हाँ, और 7वीं सदी के 2 मुख्य स्रोत हैं हमारे पास, बाणभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, साथ में हर्ष के शिलालेख। बहुत बढ़िया। तो ये था पूरा विस्तृत विश्लेषण हर्ष और उनके समय का। अब अगर हम श्रोताओं के लिए मुख्य बातों को समेटना चाहें कि टेकअवेज क्या होंगे, की टेकअवेज, मुख्य बातें, सारांश। जरूर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर्ष का युग गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का दौर था। पुराने केंद्र जैसे पाटलिपुत्र का महत्व कम हुआ और कन्नौज एक नए राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। पहला पॉइंट, राजनीतिक बदलाव और कन्नौज का उदय। दूसरा, हर्ष ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत करने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन उनका साम्राज्य अखिल भारतीय नहीं था। दक्षिण में उनकी शक्ति नर्मदा नदी पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा सीमित कर दी गई। पूर्व में शशांक से भी संघर्ष रहा। दूसरा पॉइंट, साम्राज्य का विस्तार और सीमाएं, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक। तीसरा, प्रशासन की बात करें तो वो सामंती, फ्यूडल और विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज था। भूमि अनुदान की प्रथा बहुत महत्वपूर्ण हो गई, खासकर अधिकारियों को वेतन के बदले जमीन देना। सेना विशाल थी, लेकिन सामंतों पर निर्भरता बहुत अधिक थी। सिक्कों की कमी भी थी। तीसरा पॉइंट, सामंती प्रशासन, भूमि अनुदान, सेना की निर्भरता। चौथा, इस काल को जानने के लिए हमारे पास स्रोत महत्वपूर्ण हैं, बाणभट्ट की हर्षचरित और खासकर ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। इनके अलावा हर्ष के शिलालेख भी हैं। चौथा पॉइंट, मुख्य स्रोत, बाणभट्ट, ह्वेनसांग, शिलालेख। पांचवां, समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर हमें ह्वेनसांग से मिलती है। वर्ण व्यवस्था कठोर थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है कि शूद्रों को कृषक बताया गया है। अछूतों की स्थिति दयनीय थी। कानून व्यवस्था मिश्रित थी, कठोर सजाएं थी पर बौद्ध प्रभाव से नरमी भी, लेकिन जमीनी हकीकत में असुरक्षा थी। पांचवा पॉइंट, समाज, शूद्र, कृषक, अछूत और कानून व्यवस्था, ह्वेनसांग का विवरण। छठा, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में हर्ष बाद में महायान बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक और संरक्षक बने। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में भव्य सभाएं आयोजित की। नालंदा विश्वविद्यालय उनके संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा, हालांकि उसकी छात्र संख्या और राजस्व पर स्रोतों में कुछ अंतर है। छठा पॉइंट, महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण, नालंदा, कन्नौज और प्रयाग सभाएं। और सातवां, साहित्य के क्षेत्र में हर्ष को 3 संस्कृत नाटकों, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का श्री दिया जाता है। हालांकि उनके वास्तविक लेखक होने पर कुछ विवाद है, धावक का नाम आता है। सातवां पॉइंट, साहित्यिक योगदान और उस पर विवाद, आउटरो, समापन, प्रेरणा और सीटीए। बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा रही। दोस्तों, ये था हर्ष और उसके समय का एक पूरा विश्लेषण। इसमें इतनी गहराई है, इतने सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद एक बार में सब कुछ याद रखना या समझना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये स्वाभाविक है। तो मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को कम से कम एक बार और सुने, जरूरत लगे तो नोट्स बनाएं। हर डिटेल, हर न्यूआंस यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, खासकर वो पॉइंट्स जहां हमने पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाए हैं या स्रोतों के बीच के अंतर को हाईलाइट किया है।
और ये चैप्टर आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 1 में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे राजनीतिक संक्रमण, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक जीवन, धर्म, साहित्य, इनमें ही मदद नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने में भी मदद करेगा कि भारत का मध्यकाल कैसे आकार लेना शुरू हुआ, कैसे शक्ति के केंद्र बदलते हैं, सामाजिक संरचनाएं कैसे बदलते हैं और कैसे एक शासक का व्यक्तित्व और उसकी नीतियां इतिहास की धारा को मोड़ सकती हैं या उससे प्रभावित हो सकती हैं। सही कहा, इतिहास सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, बल्कि बदलावों की प्रक्रिया और उनके पीछे के कारणों को समझना है। ये समझ आपको एक बेहतर नागरिक और विचारक बनाती है। तो अगर आपको ये गहन चर्चा, ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे सनलो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अपने विचार, अपने सवाल हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे अगले विश्लेषण की जानकारी तुरंत मिल जाए। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर और ज्यादा गहराई वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कन्नौज का महत्व हर्ष के समय में बहुत बढ़ गया। सवाल ये है कि क्या कन्नौज का इतना महत्वपूर्ण हो जाना सिर्फ हर्ष की व्यक्तिगत पसंद या उसकी राजधानी बनाने भर से हुआ, या फिर उस समय की जो व्यापक आर्थिक और राजनीतिक धाराएं थीं, व्यापार मार्गों का बदलना, सामंतवाद का उदय, गंगा भाटी का बढ़ता महत्व, वो धाराएं कन्नौज को वैसे भी उस मुकाम पर ले ही आती, चाहे हर्ष उसे राजधानी बनाते या नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब व्यक्ति बनाम परिस्थितियां, हाँ, इतिहास की दिशा कौन तय करता है? हाँ, कुछ ऐसा ही। सोचिएगा जरूर इस पर। इसी विचार के साथ अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।